हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है अननोन ओरिजिन्स। ये एक स्पेनिश मिस्ट्री कॉमेडी मूवी है और इस मूवी की एंडिंग आपको हैरान कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम जेवियर नाम के कॉप को देखती हैं। जेवियर एक लेडी को रेस्क्यू करते हुए उसे उसके जलते हुए घर से बाहर निकालता है। बाहर आते ही जेवियर अपने कलीग को उस लेडी का ख्याल रखने कहता है। तब वो लेडी जाते वक्त बताती है, मेरा हस्बैंड अभी भी उस घर के अंदर फंसा हुआ है। तब जेवियर ये बात चीफ को इन्फॉर्म करता है। चीफ कमांड देकर कहता है, कुछ ही देर में उस घर की छत गिरने ही वाली है, अब तुम किसी को नहीं बचा सकते, वहाँ से वापस लौट आओ। लेकिन कमांड सुनने के बाद भी जेवियर अपना सूट पहनकर उस लेडी के हस्बैंड को बचाने वापस आग में कूद जाता है। पर अफसोस जेवियर वहाँ से कभी वापस नहीं लौटता। आगे हम जेवियर का घर देखते हैं, जहाँ एक अखबार में लिखा हुआ था कि जेवियर लोगों को आग से बचाने के चक्कर में खुद मारा गया। इधर जेवियर की एक फोटो उसके फादर के साथ भी लगी हुई थी। दरअसल जेवियर के फादर कॉस में भी उसी पुलिस डिपार्टमेंट के एक कॉप थे, लेकिन अब उनकी रिटायरमेंट लेने की उम्र आ गई थी। जेवियर की फैमिली में जेवियर का छोटा भाई जॉर्ज भी था। जॉर्ज की कॉमिक्स और डीवीडीज की एक स्टोर थी, जिस कारण जॉर्ज को इन सब की अच्छी नॉलेज थी। इसके बाद हम किसी शॉप में डिपार्टमेंट के नए पुलिस ऑफिसर डेविड को देखती हैं। तभी डेविड से मिलने वहाँ ऑफिसर कॉस्मी आता है। डेविड बहुत जल्द डिपार्टमेंट में कॉस्मे की जगह लेने वाला था और शुरुआती दिनों में कॉस्मे को डेविड को अपना पूरा काम सिखाना था। कॉस्मे डेविड को शॉप से बाहर लाकर एक बिल्डिंग के अंदर ले चलता है। इस बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट से कल रात किसी लेडी को एक्सरसाइज करने की और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इस अपार्टमेंट को देखने पर इन्हें यहाँ बहुत सारा प्रोटीन और स्टेरॉइड मिलता है, जिन्हें किसी ने इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट किया था। तभी अगले कमरे का पर्दा हटाते ही इनके सामने एक डेड बॉडी होती है। इस डेड बॉडी का पूरा शरीर ग्रे रंग का हो गया था और देखने से लग रहा था कि इसने कोई भारी चीज उठाने की कोशिश की थी। डेड बॉडी को देखने के बाद डेविड क्राइम एरिया में कुछ और ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डेविड को उल्टी हो जाती है क्योंकि इस जगह से काफी घटिया स्मेल आ रही थी। आगे कुछ दिनों बाद डेविड और कॉस्मे उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम पता करने हॉस्पिटल जाते हैं। इधर उस डेड बॉडी की जांच पोस्टमार्टम एक्सपर्ट माइकल कर रहा था। माइकल इस केस से भी पहले मिस्टर कॉस्मे को जानता था। आते ही माइकल इन्हें बताता है कि आज सुबह हमारे यहाँ 6 साल की बच्ची का एक बॉडी पार्ट लगा। उस बच्ची का किसी 15 साल के एक जालिम बच्चे ने रेप करके उसके पूरे शरीर को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया था। इतना घटिया काम करने के बाद भी उस बच्चे को सिर्फ 3 साल की सजा होगी, क्योंकि वो 18 साल से नीचे है। खैर, अब आपके विक्टिम में आते हैं। आपके विक्टिम को मारने से पहले किलर ने उसे काफी सारा स्टेरॉइड और प्रोटीन खिलाया था, जिस कारण उसकी मसल ग्रोथ एकदम से फास्ट होने लगी। इसी के साथ किलर विक्टिम को लगातार एक्सरसाइज करवा रहा था, जब तक कि विक्टिम के मसल्स ने जवाब नहीं दे दिया और इस तरह से विक्टिम मारा गया। अब वहीं हम विक्टिम की डेड बॉडी पर फैली इस ग्रे कलर की बात करें तो ये ग्रे कलर स्टेरॉइड या प्रोटीन के साइड इफेक्ट से हुआ है। कॉस्मे कहता है, तुम्हारा मतलब किलर ने इसकी बॉडी में अलग से ग्रे कलर चढ़ाया था। तभी उतने में ही वहाँ पर मारिया नाम की एक लड़की आती है। मारिया ने कॉमिक बुक कैरेक्टर जैसी ड्रेस पहन रखी थी। इसे देख डेविड कॉस्मे से मारिया के बारे में पूछता है कि ये लड़की कौन है। तब कॉस्मे बताता है, यही तुम्हारी नई बॉस है। तो इस बात पर डेविड को यकीन नहीं होता। दरअसल मारिया यंगेस्ट होमिसाइड केसेस की हेड थी। हेड होने के साथ साथ मारिया को कॉस्प्ले का भी शौक था। खैर, मारिया कॉस्मे के पास जाकर कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कॉस्मे बताता है, मैं बस डिपार्टमेंट छोड़ने से पहले नए ऑफिसर को उसके काम के बारे में बताने आया था। मारिया कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, आप कल तक पुलिस स्टेशन से अपना सामान लेकर चले जाएंगे। तो कॉस्मे इस पर मान जाता है। आगे उसी शाम को डेविड एक वेपन शोरूम में जाता है। यहाँ इस शोरूम में मूवीज में दिखाए गए वेपन्स को ऑनलाइन बेचा जाता था और इधर उसी शोरूम के मालिक का किसी ने मर्डर कर दिया था। मर्डर करने के बाद किलर ने विक्टिम को स्टील आर्मर पहनाकर उसका दिल निकाल लिया था। इसे देख डेविड हैरान होता है। तभी असिस्टेंट ऑफिसर को क्राइम सीन से मैगजीन का फटा हुआ एक पेपर मिलता है। तब डेविड इस पेपर को देखकर इसकी जांच करवाने को कहता है। यहाँ डेविड को कहीं न कहीं इधर पता चल गया था कि इस मर्डर का कनेक्शन पिछले मर्डर से ही है। फिर हम जॉर्ज को कॉमिक पढ़ता हुआ देखते हैं। जॉर्ज कॉमिक से बोर होकर अपने फादर कॉस्मे के पास जाता है। इधर कॉस्मे के टेबल में जॉर्ज को उनके केस के सबसे पहले विक्टिम की तस्वीर मिलती है, जो बॉडी बिल्डिंग करते वक्त मारा गया था। जॉर्ज इस तस्वीर को देखकर कहता है, ये आदमी तो बिल्कुल हल्क की तरह लग रहा है। कॉस्मे कहता है, हल्क ग्रीन रंग का था और ये ग्रे है। जॉर्ज कहता है,
कॉमिक के फर्स्ट इशू में आर्टिस्ट ने हल्क को ग्रे कलर का पेंट किया था, लेकिन कुछ कलर्स और टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हल्क का कलर ग्रे से ग्रीन कर दिया गया। इसे सुन कॉस्मे हैरान होता है। जॉर्ज आगे कहता है ऐसा ही कुछ आयरन मैन के साथ भी किया गया था। पहले आयरन मैन का आर्मर ग्रे स्टील आर्मर होता था, लेकिन अगले इशू में ही स्टैन ली ने अपना इरादा बदलकर आर्मर को रेड और गोल्डन कलर का डिजाइन दे दिया। तो इधर जॉर्ज की बातों को सुनकर कॉस्मे वही कहता है जो शायद हर पेरेंट्स कहेंगे कि काश तुम कॉमिक्स की बजाय पढ़ाई में इतना ध्यान देती। अगले दिन कॉस्मे पुलिस स्टेशन जाकर रेजिग्नेशन फॉर्म में साइन कर देता है, यानी डिपार्टमेंट से अब उसकी सर्विस खत्म होती है। तभी कॉस्मे की नजर वहीं रख के एविडेंस बोर्ड पर जाती है। तब मारिया कहती है हमारे लेटेस्ट विक्टिम का हार्ट निकालते वक्त किलर ने उसे कुछ समय के लिए एक डिवाइस से जिंदा रखा था। कॉस्मे कहता है अच्छा, और ये यहाँ कागज का टुकड़ा क्या है? मारिया कहती है ये भी क्राइम सीन से मिला था, शायद ये किसी मैगजीन का फटा हुआ क्लिपर है। तब कॉस्मे उस कागज को निकाल कर देखता है। इस कागज में बड़े बड़े अक्षरों में सस्पेंस लिखा हुआ था। इसे देख कॉस्मे कहता है ये मैगजीन का नहीं बल्कि किसी कॉमिक का टुकड़ा है। फिर कॉस्मे चुपके से किसी को भी बगैर बताए सबसे फर्स्ट वाले क्राइम सीन में दोबारा विजिट करने जाता है। यहाँ कॉस्मे को टॉर्च से ढूंढने पर बेंच के ठीक नीचे चिपका एक कागज मिलता है। इस कागज में भी बड़े अक्षरों में ओरिजिन स्टोरी लिखी हुई थी। इसके बाद कॉस्मे उस बेंच की अच्छे से तहकीकात करता है और तभी बेंच के कुशन के अंदर से कॉस्मे के हाथ कुछ अजीब लगता है और तभी सीन कट होकर जॉर्ज पर शिफ्ट होता है, जिसे उसके फादर कॉस्मे कॉल करती हैं। कॉस्मे अब भी उसी क्राइम सीन में थे। कॉस्मे जॉर्ज से पूछता है हल्क सबसे पहले कौन सी कॉमिक में दिखा था, अपीयर हुआ था? जॉर्ज कहता है द इनक्रेडिबल हल्क में। तो इसे सुनते ही कॉस्मे हैरान होता है, क्योंकि कॉस्मे को उस कुशन से इनक्रेडिबल हल्क की ही कॉमिक का लोगो मिला था। आगे कॉस्मे ये सारे एविडेंस मारिया के सामने पेश करके उसे पहले विक्टिम की फोटो दिखाकर बताता है कि ये आदमी एक पतला दुबला सा साइंटिस्ट था, लेकिन किलर ने इसके मसल्स इंक्रीज करके और ग्रे कलर देके इसे हल्क बनाने की कोशिश ठीक हल्क की कॉमिक की तरह की। फिर इसके बाद किलर ने आयरन मैन की कॉमिक को रिक्रिएट करने का सोचा, जिस तरह आयरन मैन कॉमिक में एक वेपन मेकर आर्मर का सूट पहनता है ताकि वो अपने हार्ट को चला सके। यहाँ किलर ने भी हमारे दूसरे विक्टिम के साथ कुछ ऐसा ही किया था और ये सारे कॉमिक्स टेल्स ऑफ सस्पेंस इशू में पब्लिश होती थी। मेरा बेटा जॉर्ज इन कॉमिक्स के बारे में अच्छे से जानता है, इसलिए मैं उसे भी डिपार्टमेंट लाया हूँ ताकि वो एक्सटर्नल हेल्पर बनकर आपकी हेल्प कर सके। तो इसे सुन मारिया डेविड को ऑर्डर देती है कि वो कॉस्मे के बेटे जॉर्ज के साथ मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी रखे, क्योंकि शायद जॉर्ज की कॉमिक नॉलेज से वह लोग होने वाले मर्डर्स को रोक सकती हैं। तब डेविड इस पर बिल्कुल भी राजी नहीं होता, लेकिन फिर डेविड को जबरदस्ती जॉर्ज का पार्टनर बना दिया जाता है। डेविड गाड़ी में जॉर्ज से उसकी थ्योरी के बारे में पूछता है। तब जॉर्ज कहता है किलर ने पहले क्राइम सीन में ओरिजिन स्टोरी का नोट छोड़ा था। ओरिजिन स्टोरीज वो स्टोरीज होती हैं जिसमें एक आम आदमी हीरो या विलन बनने का डिसाइड करता है, और मेरे हिसाब से ये वाला किलर सुपर हीरो के ओरिजिन प्रोसेस को आम लोगों पर आजमा कर देख रहा है। फिर ये दोनों लास्ट क्राइम सीन में जाते हैं जहाँ पर आखिरी विक्टिम का वेपन शोरूम था। जॉर्ज इस शोरूम में देखकर बताता है यहाँ रखा हर एक वेपन किसी न तो किसी मूवी या बुक के सेट से इंस्पायर होकर बनाया गया है। तभी यहाँ की एक चीज को देखकर जॉर्ज वहीं थम सा जाता है। जॉर्ज डेविड से कहता है जरा इस शोकेस को देखो, इसमें रखा हर हथियार लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी से इंस्पायर्ड है सिवाय इसे कुल्हाड़ी के। तब डेविड उस कुल्हाड़ी के पास जाकर उसे देखता है। आगे डेविड नैनो पाउडर लाकर उसे उस कुल्हाड़ी के ऊपर लगाता है, जिससे कुल्हाड़ी में किलर के फिंगरप्रिंट्स विजिबल होती हैं। इसके बाद माइकल अपने कंप्यूटर से उन फिंगरप्रिंट्स को मैच करके देखता है, लेकिन इसमें अभी काफी वक्त लगने वाला था, इसलिए माइकल डेविड को थोड़ी देर बाद आने कहता है। फिर शाम तक उस फिंगरप्रिंट वाले आदमी की डिटेल्स आ जाती हैं। इस आदमी का नाम जॉर्डी फॉरमैन था। जॉर्डी एक फायरमैन रह चुका था, लेकिन जॉर्डी को आग से खेलने की अजीब बीमारी थी। इसी चक्कर में जॉर्डी ने 7 लोगों को अपने पड़ोस में जलाकर उन्हें मार डाला और अभी 1 महीने पहले ही जॉर्डी जेल से बाहर आया है। हालांकि जॉर्डी की सजा अभी पूरी नहीं हुई थी। ये सब बताकर मारिया डेविड को जॉर्डी का एड्रेस देती है। जाते वक्त मारिया डेविड से कहती है जॉर्ज को अपने साथ ले जाना मत भूलना। आगे डेविड को फिर से मजबूरन जॉर्ज को अपने साथ गाड़ी में बिठाना पड़ता है। इधर जॉर्ज डेविड से कहता है हम दोनों की जोड़ी बैटमैन और रॉबिन जैसी है, मैं तुम्हारा साइड किक हूँ और हम दोनों मिलकर किलर को साथ ढूंढ लेंगे। तब डेविड गुस्से में कहता है सुपर हीरो जैसी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती।
बचपन में स्कूल के वक्त मुझे भी लगता था सेंटा क्लॉज और टूथ फेरी रियल में होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जॉर्ज कहता है हर किसी का स्कूल एक जैसा नहीं होता। मेरा बचपन में कोई फ्रेंड नहीं था और मेरे कुछ क्लासमेट्स मुझे बुली करते थे। तब मेरा भाई जेवियर उन क्लासमेट्स को पीट कर भगा देता था। जेवियर उन्हें पीट कर अक्सर मुझे खुद से उनका मुकाबला करने कहता था। तभी बात करते हुए ये दोनों उस एड्रेस में पहुंच जाती हैं। लेकिन डेविड गाड़ी से बाहर आकर देखता है कि इस एड्रेस वाली बिल्डिंग के पास कई सारे लोगों की भीड़ जमा थी। दरअसल वहाँ की बिल्डिंग से बहुत सारा धुआं निकल रहा था। आगे स्पेशल कमांड ऑफिसर डेविड को जॉडी के घर घुसने नहीं देते क्योंकि वो धुआं जॉडी के घर से ही निकल रहा था। गुस्से में डेविड के रोकने पर भी जॉर्ज उन ऑफिसर्स के पास जाता है, लेकिन वो ऑफिसर्स उल्टा जॉर्ज के ही मजे लेने लगते हैं। तभी क्राइम सीन में मारिया आती है और उन ऑफिसर्स के पास जाकर उन्हें बताती है मैं इस केस की चीफ हूँ और ये दोनों मेरे आदमी हैं, आप इन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। ऑफिसर ड्यूक कहता है इनके पास कोई वारंट नहीं है। तब मारिया कहती है ओ कम ऑन, ये दोनों नए शरीफ ऑफिसर्स हैं, इसलिए तुम इनका फायदा उठा रहे हो। मुझे पता है कि केस में कैसे काम किया जाता है। ऐसा बोलकर मारिया अपने पिस्टल से जॉडी के घर का लॉक उड़ा देती है। फिर ये सारे ऑफिसर्स घर के अंदर जाती हैं। घर में काफी ठंड थी और बिल्डिंग से निकलने वाला धुआं असल में बर्फीला स्मॉग था। तभी सभी को अचानक से यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तब डेविड आगे बढ़कर कहता है जॉडी हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं, खुद को हमारे हवाले कर दो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कोई आदमी भयंकर आग में जल रहा था। इसे देखते ही मारिया एक हाइड्रोजन सिलेंडर लेकर उस आदमी का कांच तोड़ने की कोशिश करती है जिसके अंदर वो कैद था, लेकिन कांच से बाहर आने से पहले ही वो आदमी मर चुका होता है। हर बार की ही तरह इस बार भी किलर क्राइम सीन में कॉमिक का एक कवर छोड़ के गया था। जॉर्ज बताता है ये कवर द ह्यूमन टॉर्च कॉमिक से है। इसमें एक रोबोट आग में जल जाता है जिससे उसमें किसी भी चीज को जलाने की पावर्स आ जाती हैं, लेकिन रोबोट होने की वजह से उसकी जान नहीं जाती। आगे उस जली हुई डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करके माइकल बताता है बॉडी का दांत चेक करने पर पता चला कि ये मरा हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारा सस्पेक्ट जॉडी था। इसका मतलब असली किलर अब भी फरार है। डेविड माइकल से कहता है किलर ने जॉडी को मारने से पहले उसे ये रेड कलर का सूट क्यों पहनाया। माइकल कहता है ये सूट जॉडी की बॉडी को अंदर से ठंडा रख रहा था। वही जो पाइप सूट के साथ कनेक्टेड थे उनसे किलर जॉडी को पाइप के थ्रू खाना और मिनरल्स पहुंचाता था ताकि उसे जिंदा रख सके। ये सब किलर ने जॉडी के साथ लगातार 3 दिन तक किया। शायद किलर बस ये देखना चाहता था कि ऐसी हालत में जॉडी आग के साथ कब तक सरवाइव कर पाता है। ये सब पता करने के बाद डेविड उस कमरे से बाहर निकलते ही मारिया पर गुस्सा होकर कहता है हमारा इकलौता सस्पेक्ट भी मारा गया, साथ ही तुमने अपनी जिद से इंस्पेक्टर कॉस्मे को रिटायरमेंट दी थी, जबकि वो ऐसे कॉप थे जो इस केस को लेकर हमारी मदद कर सकते थे। तब मारिया बताती है कॉस्मे को कैंसर है जिससे वे कभी रिकवर नहीं हो सकती। डेविड कहता है क्या तुमने इस बारे में कॉस्मे के बेटे जॉर्ज को बताया है। मारिया कहती है जॉर्ज आज तक अपने भाई की मौत के सदमे से उबर नहीं पाया है और अगर उसे अपने फादर के बारे में पता चला तो वो और उदास हो जाएगा, इसलिए मैंने उसके फादर कॉस्मे को रिटायरमेंट दी ताकि कॉस्मे जॉर्ज के साथ अपना आखिरी वक्त बिता सके। तभी डेविड को जॉर्ज आवाज लगाता है। जॉर्ज डेविड को पास बुलाकर कहता है सबवे में जाम लग गया है, क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे। तो आगे डेविड जॉर्ज को घर छोड़ने के बहाने कॉस्मे से मिलता है। डेविड कॉस्मे से कहता है आपको गर्व होगा कि आपका बड़ा बेटा लोगों की जान बचाते हुए एक हीरो की तरह मारा गया। जॉर्ज कहता है कमाल है, यही बात यहाँ आकर सभी लोग कहती हैं। डेविड कहता है तुम्हें अपने भाई पर गर्व होना चाहिए। जॉर्ज कहता है उसने बस लोगों के सामने हीरो बनने के चक्कर में अपनी जान दे दी, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें समझ आता कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। तब जॉर्ज के फादर जॉर्ज को चुप होने कहते हैं, लेकिन डेविड कहता है इसे कहने दीजिए, मैंने भी अपनी जिंदगी में किसी को खोया है जब मैं सिर्फ 8 साल का था और अपने मॉम डैड के साथ मूवी देखकर वापस आ रहा था। तभी हम पर एक चोर ने अटैक कर दिया। वो चोर मेरी मॉम का पर्स लूटने आया था, लेकिन मेरे फादर ने इसका विरोध किया। तब चोर ने अपनी गन निकालकर मेरे फादर को मार डाला। वहीं मेरी मॉम ये सब देखकर चिल्लाने लगी तो चोर ने उनका भी काम तमाम कर दिया और आज तक किसी को नहीं पता चला कि मेरे पेरेंट्स को मारने वाला वो खूनी कौन था। जॉर्ज कहता है तुमने उस खूनी का तब से पता क्यों नहीं किया। डेविड कहता है लॉ के मुताबिक आप अपना पर्सनल केस कभी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। आगे डेविड अपने पेरेंट्स की हत्या के बारे में मारिया को बताता है। तब मारिया बगैर परमिशन के ही डेविड के पेरेंट्स की फाइल निकालकर उसे देती है।
फाइल से इन्हें क्राइम सीन से बरामद कुछ फोटोज मिलती हैं। इन्हीं में से एक फोटो में डिटेक्टिव 33 लिखा हुआ था। डेविड पूछता है, ये डिटेक्टिव 33 क्या है? जॉर्ज कहता है, डिटेक्टिव एक कॉमिक का नाम था जिसमें बैटमैन की कहानी पब्लिश होती थी। उसमें तुम्हारी तरह ही जब बैटमैन छोटा बच्चा था और एक थिएटर से अपनी फैमिली के साथ निकल रहा था, तभी बैटमैन के पेरेंट्स को लूटने के चक्कर में चोर ने उन्हें शूट कर दिया। इसे सुन डेविड कहता है, ये तो मेरी कहानी है। और अब डेविड को समझ आने लगता है कि जिसने उसके पेरेंट्स का 20 साल पहले मर्डर किया था, वही सेम किलर इन हाल ही में होने वाले मर्डर्स के पीछे शामिल है। आगे जॉर्ज, डेविड और मारिया उस किलर के बारे में सोचने लगती हैं। तभी जॉर्ज ऑब्जर्व करके कहता है, किलर ने मर्डर अंजाम देने के लिए सभी सुपर हीरोज की ओरिजिन स्टोरीज को चुना है। साथ ही ये सारी स्टोरीज गोल्डन पीरियड में प्रिंट की गई थी, मतलब काफी पहले। मारिया कहती है, ये किलर बहुत अमीर भी है, तभी ये विक्टिम्स को मारने के लिए ट्रांसप्लांट मशीन और महंगा रेफ्रिजरेटर अफोर्ड कर पाया। तो इसे सुनते ही जॉर्ज को एक आइडिया आता है जिससे वह लोग किलर की असली आइडेंटिटी पता कर सकती हैं। आगे जॉर्ज डेविड को लेकर एक पुराने स्टोर पहुंचता है। इस स्टोर में जाने का एक पासवर्ड था। ये पासवर्ड जॉर्ज को मालूम होता है। फिर ये दोनों स्टोर के अंदर जाकर स्टोर के मालिक लुकस से मिलती हैं। लुकस जॉर्ज से यहाँ आने का कारण पूछता है। तब जॉर्ज एक लिस्ट दिखाकर कहता है, ये सारी कॉमिक्स किसने खरीदी थी? दोस्तों, इस लिस्ट में उन्हीं सारी कॉमिक्स के नाम थे जिनके टुकड़े क्राइम सीन में मिले थे। लुकस लिस्ट देखकर कहता है, इसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑक्शन हाउसेस या जिनके पास लाइसेंस हो उसी को दी जाती है। क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? जॉर्ज कहता है, हम तुम्हें इसके बदले कई सारे पैसे देंगे। लुकस कहता है, मुझे 5 अगेंस्ट नाइल और नाइल वाली कॉमिक चाहिए, वो भी ऑटोग्राफ के साथ, जो तुमने ऑक्शन में जीती थी। तो जॉर्ज इसे देने मान जाता है। तभी डेविड जॉर्ज से कहता है, एक कॉमिक को लेने के लिए ये इंसान इतना उतावला क्यों है? जॉर्ज बताता है, एल्मेनाक शस्टर नाम की एक रजिस्ट्री है। वहाँ पर कुछ खास कॉमिक्स जैसे सुपरमैन का फर्स्ट इशू और सभी हीरोज की पहली कहानी $1 मिलियन से भी ऊपर के प्राइस में बिकती है। किलर ने क्राइम सीन में जो कॉमिक्स के टुकड़े फेंके थे उनका भी रेट $500,000 से ज्यादा होगा। डेविड कहता है, लेकिन मैंने तो वही सेम कॉमिक्स सस्ते दामों में खरीदी थी। जॉर्ज कहता है, मैं ओरिजिनल कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ जो कि 60 से 70 साल पहले प्रिंट हुई थी। अगर किलर ने वो कॉमिक्स इसी एल्मेनिक रजिस्ट्री से खरीदी होगी तो हमें उसका नाम और एड्रेस पता चल जाएगा। तभी लुकस आकर बताता है, ये चारों कॉमिक्स किसी एक ही आदमी के नाम से रजिस्टर्ड हैं और वो नाम है विक्टर, और ये रहा विक्टर का एड्रेस। फिर उस एड्रेस को लेकर ये दोनों स्टोर से बाहर आते हैं। तभी डेविड कहता है, तुम्हारे फादर घर में अकेले होंगे, तुम्हें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। चलो मैं तुम्हें पहले तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और कल हम मारिया से परमिशन लेकर विक्टर के एड्रेस में चलेंगे। तो जॉर्ज इस पर मान जाता है। आगे डेविड अपनी कार से जॉर्ज को उसके घर छोड़ता है, लेकिन घर पहुंचते ही जॉर्ज समझ जाता है कि डेविड विक्टर के घर अकेले जाने की फिराक में है। इसलिए डेविड की सेफ्टी के लिए जॉर्ज मारिया को कॉल लगा देता है। दूसरी तरफ डेविड किलर यानी विक्टर के घर पहुंचकर उसका डोर नॉक करता है, लेकिन विक्टर अंदर से कोई जवाब नहीं देता। तब डेविड अपनी गन से डोर का लॉक उड़ा देता है और दरवाजा खोलकर विक्टर के घर के अंदर जाता है। यहाँ अंदर जाने पर डेविड को दीवारों में लगे हुए कई सारे कॉमिक बुक्स के नाम और उनकी फोटोज दिखती हैं। इन्हीं सारी कॉमिक से इंस्पायर्ड होकर किलर ने वो सारे मर्डर्स किए थे। तभी डेविड को एक दीवार के नीचे कोई आदमी दिखता है और डेविड उसी को विक्टर समझकर उस पर गोलियों से फायर कर देता है। फायर होते ही वहाँ असली किलर हेलुसिनेशन गैस रिलीज करता है, जिससे डेविड को हेलुसिनेशन आने लगती हैं। फिर किलर सामने आकर डेविड के गन नीचे गिरा देता है। हेलुसिनेशन की वजह से डेविड को ऐसा लग रहा था जैसे किलर के मार्ग से कीड़े मकोड़े बाहर निकल रहे हों। अब किलर डेविड को काफी पीटते हुए कहता है, मुझे प्रोफेसर नेव्यूरा कहो, मैं इस शहर का नया विलन हूँ। डेविड कहता है, तुम बस एक पागल हत्यारे हो जो खुद को विलन समझता है। किलर कहता है, तुम्हें पता है कि तुम मुझे क्यों नहीं मार सकती, क्योंकि तुम एक आम आदमी हो। तभी वहाँ पर मारिया गन के साथ पहुँच जाती है और किलर को डेविड को छोड़ने कहती है, लेकिन तब किलर मारिया और डेविड को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह विक्टर के घर की जांच शुरू होती है। इंस्पेक्टर वगैरह मारिया को बताता है, इस आदमी के अकाउंट से पता चला कि ये आदमी एक मिलियनेयर था और इसके नाम से कई सारे मेंशंस अलॉट थे। बताया जाता है कि इसने अपनी आधी संपत्ति बेफिजूली के काम में खर्च कर दी थी। तो इसे सुन मारिया चली जाती है। इधर क्राइम सीन में विक्टर की दीवार में फैंटेसी 15 नाम लिखा हुआ था। जॉर्ज इसे देखकर बताता है, इस नाम से द अमेजिंग स्पाइडरमैन की पहली कॉमिक बुक प्रिंट हुई थी। वहीं अनकैनी नाम से वॉल्वरिन की पहली ओरिजिन स्टोरी
स्टोरी पब्लिश हुई थी। रेडियो इन दोनों की ही स्टोरीज में रेडियो एक्टिव चीजों से इन्हें पावर मिलती थी। मेरे हिसाब से किलर अगला मर्डर किसी रेडियो एक्टिव डिवाइस के थ्रू करेगा। तभी वहाँ पर मारिया आकर कहती हैं, डॉक्टर माइकल तुम्हें विक्टर के बारे में कुछ बताना चाहती हैं। विक्टर असल में उस विक्टिम का नाम था जिस पर डेविड ने गोली चलाई थी। डॉक्टर माइकल कहता है, विक्टर की बॉडी को देखकर लग रहा है कि इसे किलर ने 4 से 5 साल पहले ही मार डाला था और इन 4 से 5 सालों तक किलर इसी की आइडेंटिटी लेकर रह रहा था। विक्टर की बॉडी को किलर ने फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल में रखा हुआ था, इसलिए विक्टर की लाश वैसी की वैसी ही है। खैर मैंने जानने की कोशिश की कि किलर ने विक्टर का मर्डर कैसे किया होगा और तभी मुझे पता लगा कि किलर ने इसे पोलोनियम 210 नाम का पॉइजन दिया था। तो इसे सुनते ही मारिया का दिमाग घूम जाता है और वो एकदम से परेशान हो जाती है। डेविड कहता है, ये पोलोनियम 210 क्या है, कोई बताएगा? मारिया कहती है, ये एक तरह का रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है और अगर नेशन सिक्योरिटी सर्विस को पता चला कि हमारे ये केस रेडियो एक्टिव से जुड़ा हुआ है तब पिछली बार की ही तरह इंटेलिजेंस टीम इस केस को अपने हाथों में ले लेंगे। डॉक्टर कहता है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, एक और बॉडी से इसी केमिकल के थोड़े से टुकड़े मिले थे और बस इसके चलते हमारा पूरा केस इंटरनल अफेयर वालों को दे दिया गया। डेविड कहता है, क्या कोई तरीका है जिससे ये बात बस इसी कमरे से बाहर किसी को ना पता चले? डॉक्टर कहता है, वैसे एक तरीका है, मैं अपनी इस रिपोर्ट को एक दिन डिले कर दूंगा जिससे शायद अथॉरिटी को मुझ पर इतना शक नहीं होगा। तो डेविड डॉक्टर को ऐसा ही करने कहता है। रात को डेविड केस की फाइल लेकर कॉस्मे के घर पहुंचता है। डेविड कॉस्मे से कहता है, आखिर किलर ने इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों की? अगर वो चाहता तो विक्टर बनकर उस घर में और समय तक रह सकता था और उस पर पुलिस वाले भी शक नहीं करते। कॉस्मे कहता है, क्या तुम्हारे पास बताने लायक कुछ और है? डेविड कहता है, हाँ शायद किलर अपना अगला मर्डर स्पाइडरमैन से इंस्पायर्ड होकर करेगा, इसलिए हमारी टीम ऐसे लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने हाल ही में स्पाइडर्स खरीदे थे। कॉस्मे कहता है, शायद तुम थोड़े लेट हो गए हो। ऐसा कहकर कॉस्मे टीवी ऑन करता है। टीवी में एक रिपोर्टर बता रही थी कि एग्जीबिशन हॉल में एक 16 साल का लड़का छत से टंगा हुआ पाया गया। उस लड़के के हाथ की कलाई किसी ने छत से जोड़ दी थी। इसे सुन डेविड समझ जाता है कि किलर अपनी अगली चाल पहले ही चल चुका है। तभी कॉस्मे कहता है, मैं मेरा कुछ बचा हुआ सामान पुलिस स्टेशन से लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम अपने एक्सटर्नल पार्टनर जॉर्ज से जाकर मिलो। आगे इस नए मर्डर की न्यूज जॉर्ज और मारिया भी देख लेती हैं। डेविड उन दोनों से पूछता है, आखिर किलर का लोगों को इस तरह से मारने के पीछे क्या मोटिव होगा? जॉर्ज कहता है, किलर खुद को सुपर विलन समझता है और हर सुपर विलन को लड़ने के लिए किसी सुपर हीरो की जरूरत पड़ती है। इसी के लिए विलन ने तुम्हें चुना। उसने तुम्हारे पेरेंट्स को 20 साल पहले मार दिया और जब तुम जवान होकर इस शहर में वापस आए तब उसने मौत का ये सिलसिला शुरू कर दिया ताकि तुम उसका मुकाबला करो। डेविड कहता है, ये तुम्हारी सबसे बकवास थ्योरी थी, क्योंकि किलर इतना पागल कैसे हो सकता है कि जानबूझकर क्लू छोड़े? तब मारिया कहती है, जॉर्ज की थ्योरी थोड़ी स्टूपिड है, लेकिन मैं भी इस थ्योरी से एग्री करती हूँ। इसे सुन डेविड को लगता है कि वह दोनों कॉमिक्स पढ़ पढ़कर पागल हो गए हैं, इसलिए डेविड वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त डेविड जॉर्ज को उसके डैड की बीमारी के बारे में भी बता देता है। शॉप से बाहर निकलते ही डेविड को बीच रास्ते में एक बच्चा दिखता है जो खुद को कॉमिक कैरेक्टर थैनोस बोल रहा था और उस बच्चे की मॉम उसे अपने पास बुला रही थी। ये सब देखकर डेविड अपनी कार में बैठता है, लेकिन तभी डेविड को उस बच्चे को देखकर ख्याल आता है कि शायद इसी तरह से किलर भी किसी विलन कैरेक्टर को लेकर बचपन से ही काफी ऑब्सेस्ड रहा होगा। इधर डेविड को भी ये सब देखकर जॉर्ज की थ्योरी पर यकीन आने लगता है। रात के समय डेविड जॉर्ज के स्टोर में उससे मिलने जाता है, लेकिन आज इस स्टोर में कोई फंक्शन होने वाला था और जॉर्ज ने इस फंक्शन में सभी को कॉमिक कॉस्ट्यूम पहनकर आने का ऑर्डर दिया था। हालांकि डेविड शॉप के वॉचमैन को समझाता है कि वो बस यहाँ जॉर्ज से बात करने आया है और इसी के साथ वो एक पुलिस वाला है, लेकिन वॉचमैन उसे बगैर किसी कॉमिक कॉस्ट्यूम के अंदर नहीं जाने देता। फिर थक हार कर डेविड भी एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम के साथ शॉप के अंदर पहुंचता है। डेविड को सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में देखकर जॉर्ज उसकी बहुत तारीफ करता है। तब डेविड जॉर्ज से सुबह के लिए माफी मांगता है और जॉर्ज उसे माफ कर देता है। डेविड आगे कहता है, तुम्हारी थ्योरी के अकॉर्डिंग अब किलर का अगला स्टेप क्या होगा? जॉर्ज कहता है, नॉर्मली जब विलन को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है तो विलन और ज्यादा गुस्से में आकर अपना अगला शिकार हीरो के किसी करीबी रिश्तेदार को चुनता है। तभी साइड में खड़े लोग कहते हैं, जैसे किंगपिन ने डेयरडेविल कॉमिक में विल्सन को चुना था, जोकर ने किलिंग जोक में जैनसन टॉड को चुना था और ग्रीन गॉब्लिन ने ग्वेन स्टेसी को चुना था।
तो जॉर्ज इन तीनों को चुप होने कहता है। डेविड कहता है लेकिन मेरा तो कोई करीबी नहीं है। जॉर्ज कहता है वो करीबी हीरो का साइड किक यानी कि असिस्टेंट भी हो सकता है, जैसे बैटमैन और रॉबिन। डेविड कहता है तुम मेरे साइड किक हो लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जॉर्ज कहता है फाइनली तुमने मुझे अपना साइड किक एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ सीन कॉस्मे पर शिफ्ट होता है। कॉस्मे चुपके से पुलिस स्टेशन में विक्टर की फाइल देख रहा होता है। तभी कॉस्मे को फाइल से किलर का पता चल जाता है और इधर कॉस्मे के एक्सप्रेशन के साथ ये सीन यहीं एंड होता है। आगे कॉस्मे पुलिस स्टेशन से वापस आकर अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी किलर कॉस्मे पर गाड़ी में हमला करके कॉस्मे को अपनी गाड़ी में बिठा देता है। ये सब करने के बाद किलर डेविड को कॉल लगाकर कहता है मैंने तुम्हें हीरो बनने का एक मौका दिया था लेकिन तुमने वो मौका गवा दिया। कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। जॉर्ज के फादर कॉस्मे मेरी गिरफ्त में है। किलर के इतना कहते ही आसपास के लोग बेहोश होने लगती हैं। तब किलर आगे कहता है मैंने इन सब के लेमोनेड में रेडिएशन वाली दवाई मिला रखी थी। मैं इस वक्त सिटी वाटर सप्लाई के पास खड़ा हूँ, मुझे वहाँ अकेले आकर मिलो। अगर तुम्हारे साथ मुझे कोई और दिखा तो मैं ये रेडिएशन वाली दवाई पूरे वाटर सप्लाई में मिला दूंगा, जिसे पीकर शहर के सभी लोग मर जाएंगे। और हाँ, इस बार मैं एक पुलिस को नहीं बल्कि एक सुपर हीरो से डील करना चाहता हूँ, मुझे निराश मत करना। ऐसा कहकर किलर कॉल काट देता है। इस कॉल के बाद डेविड वाटर सप्लाई की तरफ जाने लगता है, लेकिन तब जॉर्ज डेविड को रोककर उसे अपने सीक्रेट कमरे में लाता है। इस कमरे में जॉर्ज के भाई की पुलिस ऑफिसर वाली ड्रेस थी, जिसे पहनकर जॉर्ज का भाई उस लेडी को आग से बचाने गया था। जॉर्ज ने तब से ये ड्रेस अपने पास संभाल कर रखी हुई थी। आगे डेविड जॉर्ज के भाई की ड्रेस को मॉडिफाई करके उसे एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में बदल देता है, जिसे पहनकर डेविड बहुत स्टाइलिश लग रहा था। अब डेविड उस सुपर हीरो कॉस्ट्यूम के साथ विलन के एरिया की तरफ बढ़ने लगता है। फिर सीन वहाँ शिफ्ट होता है जहाँ किलर ने कॉस्मे को बंदी बना रखा था। इधर कॉस्मे को पहले ही पता था कि उस नकाब के पीछे किसका चेहरा होगा। तब विलन अपना नकाब उतारता है और हम देखते हैं कि इस सब के पीछे डॉक्टर माइकल थे। माइकल कहता है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता लगा? कॉस्मे कहता है फाइल्स में लिखा हुआ था कि विक्टर का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्टर जॉनथन एम ने बनाया था। असल में तुम्हारा पूरा नाम जॉनथन माइकल है। इसे सुन माइकल कहता है बहुत खूब, अब तुम अपनी आंखों से पहले सुपर हीरो की बनने की कहानी देखोगे। वैसे भी इस करप्टेड और मासूम लोगों के देश में एक सुपर हीरो की काफी जरूरत है। कॉस्मे कहता है डेविड के माता पिता भी मासूम थे, तुमने उन्हें क्यों मारा? माइकल कहता है मैंने उन्हें नहीं मारा, मैंने बस डेविड की कहानी सुनी थी कि उसके पेरेंट्स की थिएटर से निकलते वक्त किसी गुंडे ने हत्या कर दी थी। कॉस्मे कहता है फिर क्राइम सीन से कॉमिक का फटा हुआ टुकड़ा कैसे बरामद हुआ था? माइकल कहता है वो टुकड़ा मैंने डेविड की फाइल में 1 महीने पहले ही चुपके से डाल दिया था ताकि कहानी में थोड़ा मसाला ऐड हो सके। कॉस्मे कहता है मतलब तुमने खुद पर उस गुनाह का इल्जाम लिया जो तुमने कभी किया ही नहीं। माइकल कहता है हाँ, लेकिन मैं डेविड के यहाँ पहुँचने से पहले ही अपना चेहरा बर्बाद कर लूंगा ताकि डेविड कभी ना जान पाए कि उसके पेरेंट्स का कातिल कैसा दिखता था। बाद में डेविड की यही जिज्ञासा डेविड के अंदर हर क्रिमिनल को लेकर नफरत पैदा करेगी। तब ये सब सुनते हुए कॉस्मे बेहोश होने लगता है। इसे देख माइकल कहता है अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, मैंने तुम्हें ड्रग्स दे रखा है ताकि तुम्हारी मौत आराम से बगैर दर्द की हो। आखिरकार तुमने भी तो अपने टाइम में काफी रिश्वत ली थी। कॉस्मे कहता है मैंने बस रिश्वत ली थी, लेकिन तुमने एक 16 साल के मासूम लड़के को मार कर कई और लोगों की हत्या की है। माइकल कहता है तुम उसे मासूम लड़का बोलते हो जबकि उसने एक 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में फेंक दिया था। मेरा मारा गया सबसे पहला विक्टिम केमिकल से निकलने वाले जहरीले कचरों को एलिमेंट्री स्कूल के पास फेंकता था, जिससे बच्चों की हेल्थ खराब होती थी। दूसरे विक्टिम ने वेपन फैक्ट्री खोली थी ताकि उसके नाम पर ड्रग की स्मगलिंग कर सके। वहीं तीसरे विक्टिम जॉर्डी ने आग से कई लोगों को मार डाला था। ऐसे गुनहगारों को मारकर शहर को एक नया सुपर हीरो देने से मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। ये सब बताने के बाद माइकल मॉनिटर की तरफ जाकर देखता है तो डेविड उसके एरिया में पहुंच गया था। इसे देखकर माइकल साइड की तरफ जाता है और एक केमिकल में अपना सर काफी देर तक डाले रखता है। उस केमिकल से सर निकालते ही हम देखते हैं कि माइकल का पूरा चेहरा जल गया था। चेहरा जलने के बाद माइकल अपना विलन का मास्क दोबारा पहन लेता है। तभी वहाँ पर दरवाजा खोलते हुए डेविड कमरे के अंदर पहुँचता है। अंदर आते ही माइकल डेविड से उसकी गन नीचे करने कहता है और डेविड के सामने ही कॉस्मे पर गोली चलाकर वहाँ से भाग जाता है। इसे देख डेविड कॉस्मे के पास जाता है। यहाँ कॉस्मे अपनी आखिरी सांसें लेते हुए डेविड की बाहों में दम तोड़ देता है। वहीं अब डेविड फैसला करता है कि वो अब विलन को नहीं छोड़ेगा।
डेविड खड़ा होकर विलन से पूछता है, तुमने मेरे पेरेंट्स को क्यों मारा? विलन के हुलिये में माइकल बताता है, मैंने तुम्हारे सभी रिश्तेदारों और उन मासूम लोगों को इसलिए मारा क्योंकि मुझे भगवान ने ऐसा करने की शक्ति दी है और तुम्हें मुझ जैसे अपराधियों को रोकने की। तो इसे सुन डेविड अपना सुपर हीरो वाला मास्क लगाकर विलन से लड़ने लगता है। इधर विलन जानबूझकर छत से खुद को नीचे गिरा लेता है। गिरते वक्त विलन हीरो से कहता है, तुम एक पुलिस वाले हो, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे साथ अरेस्ट होकर चलने को तैयार हूँ, प्लीज। तो डेविड कहता है, यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं, यहाँ सिर्फ एक सुपर हीरो है। इसे सुन विलन समझ जाता है कि वो एक सुपर हीरो बनाने में कामयाब हो गया, इसलिए विलन खुद ही अपना हाथ छोड़कर एक केमिकल के बाथटब में गिर जाता है, जिससे विलन की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद हमें कॉस्मे का फ्यूनरल दिखाती हैं। फ्यूनरल के 3 महीने बाद ये तीनों शहर से डॉक्टर माइकल के गुम हो जाने का राज पता करने विक्टर के घर जाती हैं, जहां माइकल अपनी आइडेंटिटी बदलकर रह रहा था। इधर जॉर्ज जैसे ही एक घड़ी ठीक करता है, वैसे ही बैटमैन की कॉमिक्स की तरह वहां का एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। इस दरवाजे के अंदर बहुत बड़ी खुफिया जगह थी। इधर शहर में लगी सीसीटीवी कैमरा और बहुत सारे पैसे थे, जिसे ये तीनों बगैर कमाए भी गुजारा कर सकती थी। दरअसल माइकल ने ये सब डेविड के लिए छोड़ा था, ताकि डेविड शहर का सुपर हीरो बनने में ज्यादा फोकस कर सके। आगे हम डेविड को सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में देखती हैं। डेविड ने अपना नया नाम एपेक्स रखा था और अब एपेक्स दुनिया को बुरे लोगों से बचाने के लिए रेडी था। तो इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।